Good evening to all the MSc third semester student and welcome to all of you. Today we will discuss about the isolating mechanism or mechanism of reproductive isolation. This is the topic of unit 4th of your paper. Unit 4th is a genetics of speciation and it has three topics. First is a phylogenetic and biological concept of species. Second is a mechanism of reproductive isolation and third is a model of speciation. Okay, and now today we will discuss about the mechanism of reproductive isolation, second topic of unit 4th. Okay, first of all, what is a isolating mechanism? Okay, what means isolating या isolation means क्या होता है? Isolation means होता है segregation और सेपरेशन. ठीक है, सेपरेशन होता है या फिर सेग्रीगेशन, अलग होना, आइसोलेट होना. तो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म का क्या मतलब हुआ कि ऐसे फैक्टर्स या ऐसे कैरेक्टर्स या ऐसे एजेंट जो कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स को आइसोलेट करें या फिर सेपरेट करें, ताकि वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो दूसरे पॉपुलेशन के मेंबर्स के साथ रिप्रोडक्शन ना कर पाएँ. मतलब दो डिफरेंट पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल ना हो. तो ऐसे मैकेनिज़्म को या ऐसे फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटिंग मैकेनिज़्म. ठीक है, तो यहाँ पे जो है आइसोलेटिंग मैकेनिज़्म मीन्स होता है द फैक्टर्स दैट प्रिवेंट जीन एक्सचेंज. जीन एक्सचेंज आप समझ रहे हैं? जीन फ्लो तभी होगा जब जो है दो डिफरेंट पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के बीच में मैटिंग होगी, और मैटिंग ही अगर पॉसिबल ना हो, दो डिफरेंट पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स आइसोलेट हों, सेपरेट हों, अलग अलग हों, उनमें रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही ना हो, जीन एक्सचेंज ना हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटिंग मैकेनिज्म. तो फैक्टर्स दैट प्रिवेंट जीन एक्सचेंज एमंग पॉपुलेशन आर कॉल्ड आइसोलेटिंग मैकेनिज्म. ओके, आप समझ रहे हैं मेरी बात की एक्चुअली जो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जो है दो डिफरेंट पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के बीच में रिप्रोडक्शन को प्रिवेंट करते हैं या जीन एक्सचेंज को जो है वो प्रिवेंट कर रहे हैं. ओके, दिस टर्म वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द जो है इंट्रोड्यूस बाय डोबेजिंस्की साइंटिस्ट एंड he was defined any agent that hinders interbreeding of group of individuals. Okay, isolating mechanism to define any agent that hinders the interbreeding of group of individuals. Okay, now this is a chart to show the species having three types of barriers. Okay, किसी भी स्पीसीज़ में आपका जो टॉपिक है ये आपका है, मतलब यूनिट है जेनेटिक्स ऑफ स्पेशिएशन. तो जेनेटिक्स ऑफ स्पेशिएशन में स्पेशिएशन मीन्स क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज़ या ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज़. यहाँ पे स्पीसीज़ फॉर्मेशन में आपका जो है किसी भी स्पीसीज़ के लिए रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से थ्री बैरियर्स होते हैं. पहला बैरियर जो आपका है वो ज्योग्राफिकल बैरियर है, दूसरा आपका प्री जाइगोटिक है, और तीसरा क्या है? पोस्ट जाइगोटिक है. यहाँ पे आप ज्योग्राफिकल बैरियर समझ रहे हैं, तो डिफरेंट रीजन्स में रह रहा हूँ पॉपुलेशन, तो उनके बीच मैटिंग पॉसिबल नहीं है. दूसरा आपका प्री जाइगोटिक मीन्स कि उनमें जो है मैटिंग पॉसिबल ही ना हो, फर्टिलाइजेशन ही पॉसिबल नहीं है. पोस्ट जाइगोटिक का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन तो पॉसिबल हो गया पर गैमेट की मॉर्टेलिटी हो जाएगी, या फिर जो हाइब्रिड होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा. ठीक है, या हाइब्रिड क्या होगा? स्टेराइल होगा. तो आपको यहाँ पे यही पढ़ना है, प्री जाइगोटिक एंड पोस्ट जाइगोटिक बोथ आर द आइसोलेटिंग मैकेनिज्म. ओके, एंड these create a reproductive isolation and finally that form the speciation यानी formation of new species. यहाँ पे ये देखिए, दिस इज़ अ चार्ट ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज़्म. आइसोलेटिंग मैकेनिज़्म आपका बेसिकली दो टाइप्स का होता है. पहला आपका जो है वही प्री जाइगोटिक, अभी ऊपर आपने देखा प्री जाइगोटिक,
एंड पोस्ट जाइगोटिक। प्री जाइगोटिक मतलब आपका जो है प्री मैटिंग और पोस्ट जाइगोटिक मतलब पोस्ट मैटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अब प्री जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म में आपके 4 फैक्टर्स हैं। पहला आपका है हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है, मतलब इकोलॉजिकल फैक्टर, सीजनल विच इज़ नोन एज टेम्पोरल, इथोलॉजिकल मीन्स बिहेवियरल एंड मैकेनिकल। ये 4 आपके जो है फैक्टर्स आते हैं किसमें, प्री जाइगोटिक में, यानी कि प्री मैटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म में आता है ये। इसके बाद दूसरा आपका है पोस्ट जाइगोटिक। पोस्ट जाइगोटिक में क्या होता है, पोस्ट जाइगोटिक मतलब कि पहली बात तो ये यहाँ पे जो ये 2 स्टेप्स आप देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि 2 डिफरेंट पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के बीच में अगर रिप्रोडक्शन हो जाता है, पहले तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये 4 फैक्टर्स जो है प्रिवेंट करेंगे। पहला प्री जाइगोटिक मतलब प्री मैटिंग, मैटिंग पॉसिबल ही नहीं होगी क्योंकि उन दोनों के बीच में गैमेट का फ्यूज़न ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहला तो एक हैबिटेट, डिफरेंट हैबिटेट हो सकता है, दूसरा डिफरेंट सीज़न की वजह से, तीसरा डिफरेंट बिहेवियर जो है रीज़न होता है, और जो है चौथा क्या होता है, मैकेनिकल इशू होता है। और अगर इन केस ये चारों चीज़ें नहीं इफेक्टिव होती हैं और मैटिंग हो जाती है, यानी कि पोस्ट जाइगोटिक कंडीशन हो जाती है अगर, यानी कि जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो जो गैमेट होगा, गैमेट मॉर्टेलिटी हो जाएगी क्योंकि 2 डिफरेंट आपके पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद गैमेट मॉर्टेलिटी अगर नहीं हुई तो जाइगोटिक मॉर्टेलिटी हो जाएगी, या हाइब्रिड जो है वो क्या होगा, इनविएबल होगा। इनविएबल का मतलब क्या होता है, नॉट एबल टू सर्वाइव, मीन्स अनहेल्दी। ओके, हाइब्रिड स्टेरिलिटी, हाइब्रिड क्या होगा, स्टेराइल हो जाएगा, मतलब वो रिप्रोडक्टिवली क्या होगा, वो आपका फेल्योर होगा। एंड हाइब्रिड ब्रेकडाउन। तो जो मेन आइसोलेटिंग मैकेनिज्म होता है, ये आपके 2 मेन मैकेनिज्म है जो कि जो है 2 डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच जो है इंटरब्रीडिंग को प्रिवेंट करते हैं। अब 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले जियोग्राफिकल भी है आपका एक मेन बैरियर, जो कि जो है एक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, एक स्ट्रॉन्ग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है। इसमें आपका देखिए, जियोग्राफिकल आइसोलेशन अकर्स व्हेन द पॉपुलेशन कैन नॉट मेट बिकॉज ऑफ फिजिकल बैरियर। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थर्न स्पॉटेड आउल एंड मैक्सिकन स्पॉटेड आउल में आपका एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिख रहे हैं। ये दोनों में आपका जियोग्राफिकल बैरियर है, ये आपके आउल सेम स्पीसीज़ के हैं, नॉर्थर्न स्पॉटेड आउल है और ये क्या मैक्सिकन स्पॉटेड आउल है। दोनों का जो है जो जियोग्राफिकल एरिया है वो डिफरेंट है, यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। तो अब इतनी दूर दूर है, इतना डिस्टेंस है इनके बीच में कि इनके बीच में मैटिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हुआ, एक तरह से ये आइसोलेटिंग मैकेनिज्म हुआ। कौन सा हुआ, जियोग्राफिकल आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। नाउ ये नेक्स्ट जो मेन आपका है आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, ये है आपका प्री मैटिंग और प्री जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म विच ऑपरेट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, या कह सकते हैं विच ऑपरेट बिफोर द मैटिंग। अब मैटिंग के पहले ऐसी कौन सी चीज़ें जो 2 डिफरेंट पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के बीच में रिप्रोडक्शन को प्रिवेंट करती हैं। पहला आपका हैबिटेट आइसोलेशन, यानी कि इकोलॉजिकल आइसोलेशन, मीन्स पोटेंशियल मेट्स डू नॉट मीट बिकॉज दे फ्लरिश इन द डिफरेंट हैबिटेट। अगर डिफरेंट हैबिटेट में आपके जो है 2 मेट आपके फ्लरिश हो रहे हैं या डेवलप हो रहे हैं, तो उनके बीच मैटिंग पॉसिबल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल 5 स्पीसीज ऑफ फ्लाई कैचर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के जो 5 स्पीसीज़ हैं फ्लाई कैचर मतलब बर्ड है, उनके जो 5 स्पीसीज़ हैं जो कि जिनके बीच आपका पॉसिबल नहीं है मैटिंग, क्योंकि वो डिफरेंट जो है हैबिटेट में रहते हैं, डिफरेंट एरिया में रहते हैं। फर्स्ट आपका है लीस्ट फ्लाई कैचर सीन इन द ओपन हुड फॉर्म एन ऑर्किड। ये पहला जो है आपका है फ्लाई कैचर जो कि जो है सब नॉर्थ अमेरिका में ही रहते हैं पाँचों, लेकिन पाँचों का जो एरिया है, जो हैबिटेट है वो डिफरेंट है, इसलिए उनके बीच मैटिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका हो गया सीन इन द ओपन हुड फॉर्म्स एंड ऑर्किड्स। सेकेंड जो स्पीसीज़ है फ्लाई कैचर की, Acadian flycatcher, which is found in the deciduous forest, particularly in beech trees and swampy woods. This is the second flycatcher. Now the third flycatcher
is a elder flycatcher seen in the wet thickets of the elder trees. Fourth flycatcher, yellow bellied flycatcher. It is found in the conifer woods. Okay. And last, fifth, is a willow flycatcher. It is seen in the busy postures and willow thickets. दिस वन. ओके. तो कहने का मतलब ये कि ये जो पांचों फ्लाई कैचर्स हैं ये नॉर्थ अमेरिका में ही हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एरिया में रहते हैं ये. इसलिए डिफरेंट डिफरेंट एरिया में रहने की वजह से इनके बीच मैटिंग क्या होता है, पॉसिबल नहीं है. तो दिस इज़ अ हैबिटेट आइसोलेटिंग मैकेनिज्म. ओके. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल of ecological isolation, the mountain bluebird live at a high elevation while the eastern bluebird prefer low elevation. ठीक है. एक्चुअली जो आपकी ब्लू बर्ड है माउंटेन की वो बहुत ऊंचाई पे ऊपर रहती है और दूसरी बर्ड जो है मतलब कि डाउन में रहती है. तो क्या होता है इनके बीच भी इकोलॉजिकल डिफरेंस है, डिफरेंट हैबिटेट हो गया. तो इनके बीच भी क्या होता है, ब्लू बर्ड के बीच जो माउंटेन ब्लू बर्ड है उनके बीच भी मैटिंग पॉसिबल नहीं है. तो ये क्या हुआ, इकोलॉजिकल आइसोलेशन. एंड दिस इज़ अ थर्ड एग्जाम्पल. हियर इज़ अ water dwelling. Here is a look at this picture. Here is a water dwelling thamnofish and here is a terrestrial thamnofish. There is a two same species of snake. एक आपका वाटर ड्वेलिंग है थैमनोफिश, ये आपका वाटर ड्वेलिंग है, और दूसरा कौन सा है आपका टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल थैमनोफिश है. तो दोनों स्पीसीज़ में क्या है, जो दोनों आपके हैं सेम स्पीसीज़ के जो आपके स्नेक हैं, इसमें क्या हो रहा है कि एक वाटर ड्वेलिंग है, एक वाटर में रहता है, दूसरा कहाँ रहता है, लैंड पे रहता है. तो दोनों के बीच मैटिंग क्या है, पॉसिबल नहीं है. तो ये क्या हुआ, इट इज़ अ हैबिटेट आइसोलेशन, क्या कह सकते हैं, इकोलॉजिकल आइसोलेशन. ओके. नाउ सेकेंड मैकेनिज्म, सीजनल और टेम्पोरल आइसोलेशन. सीजनल आइसोलेशन का मतलब कि डिफरेंसेस इन द ब्रीडिंग सीजन प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ पोटेंशियल इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़. मीन्स जो ब्रीडिंग सीजन है सबका डिफरेंट डिफरेंट है, तो इससे क्या होगा, उनके बीच मैटिंग पॉसिबल नहीं होती है. फॉर एग्जांपल वुड फ्रॉग एंड लियोपॉर्ड फ्रॉग, इन दोनों का जो मैटिंग सीजन है वो डिफरेंट होता है, इसलिए वुड फ्रॉग और लियोपॉर्ड फ्रॉग में मैटिंग पॉसिबल नहीं होता है. देखिए एग्जांपल देखिए, ये दिस इज अ वुड फ्रॉग and this is a leopard frog. Wood frog, okay, wood frog, it is usually mates in the late March or early April when water temperature is about 7.2 degrees centigrade. Leopard frog, it is usually mates in the mid April when the water temperature is 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड. तो जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, जो टाइमिंग का डिफरेंस है, डिफरेंट ब्रीडिंग सीजन होने की वजह से क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच जो है मैटिंग पॉसिबल नहीं होती है. तो इसे हम बोलते हैं सीजनल आइसोलेशन. ओके. नेक्स्ट इथोलॉजिकल. इथोलॉजिकल क्या कह सकते हैं, बिहेवियरल. इथोलॉजी जानते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर. तो इथोलॉजिकल या बिहेवियरल आइसोलेशन क्या है, इसमें आपका ये चीज़, डिफरेंसेस इन द कोर्टशिप बिहेवियर प्रिवेंट मैटिंग बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़. आप जानते हैं कि हर स्पीसीज़ का एक स्पेसिफिक जो है कोर्टशिप होता है और उसके बाद वो मैटिंग करते हैं. तो जो कोर्टशिप होता है या जो अट्रैक्शन प्रोसेस होता है वो आपका मेल फीमेल का वो डिफरेंट डिफरेंट होता है. तो मेनली जो कोर्टशिप में जो डिफरेंसेस है, कोर्टशिप बिहेवियर में जो डिफरेंसेस होते हैं वो मैटिंग को प्रिवेंट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है चैफ, वुड वॉर्बर एंड विलो वॉर्बर, ये 3 स्पीसीज़ हैं यहाँ पे बर्ड के, जिसमें के बीच जो है क्या है, मैटिंग पॉसिबल नहीं होती है. ये देखिए यहाँ पे पहला आपका जो है ये जो है चैफ और ये वुड वॉर्बर, और ये क्या है, विलो वॉर्बलर. ओके. तो आपके तीनों के बीच में
जो तीन जो है वॉबलर्स हैं आर 3 डिफरेंट स्पीसीज विच लुक्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम, तीनों आपके सेम दिख रहे हैं, बट दे डू नॉट इंटरब्रीड ड्यू टू डिफरेंस इन द मैटिंग सॉन्ग। आप सबका मैटिंग सॉन्ग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ये दिख रहा है, सबकी मैटिंग सॉन्ग क्या डिफरेंट डिफरेंट है। तो जो फीमेल है वो अट्रैक्ट ही नहीं होगी, जो पार्टनर्स को ये अट्रैक्ट नहीं कर पाते क्योंकि सबका डिफरेंट सॉन्ग होता है, तो इसलिए जो है ये इनके बीच मैटिंग पॉसिबल नहीं होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बिहेवियरल आइसोलेशन, मतलब इनका बिहेवियर ही क्या है, डिफरेंट है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियरल आइसोलेशन इज, बिहेवियरल आइसोलेशन occurs when the species cannot make mate because pattern of courtship may be different to the extent that sexual union is not achieved। इसमें आपका दूसरा एग्जाम्पल है फायर फ्लाइज का। फायर फ्लाइज प्रोड्यूस पैटर्न ऑफ फ्लैशेस दैट अट्रैक्ट देयर मेट्स। फायर फ्लाइज जानते हैं, जुगनू, जुगनू जानते हैं, ब्लिंक करता है ना, लाइट जलती है जैसे हम लोग बोलते हैं, तो जो ब्लिंकिंग होती है उसमें, वो ब्लिंकिंग होती है एक तो कम्युनिकेशन के लिए और दूसरा ये जो है पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए भी होती है फॉर ब्रीडिंग। तो इसमें जो है आपका ओवर 2000 species of fireflies are isolated based on the pattern of flashes। तो इसमें जो होता क्या है कि जो पैटर्न ऑफ फ्लैशेस है प्रोड्यूस करने का, वो अगर डिफरेंट होता है तो वो अपने जो है मेट को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर 2 डिफरेंट स्पीसीज़ हों फायरफ्लाइज की तो उनके बीच मैटिंग नहीं हो जो है पॉसिबल होती है। क्यों? क्योंकि जो है उनके बीच जो वो जो फ्लैश लाइट है या कह सकते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करने का जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है, तो वो उनके दूसरे पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं करता है। ओके, नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज इन बर्ड दैट इज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मीडोलार्क्स। ठीक है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मीडोलार्क्स में है, मेंबर ऑफ द 2 स्पीसीज विल नॉट मेट विद द ईच अदर बिकॉज दे यूज डिफरेंट सॉन्ग टू अट्रैक्ट द मेट्स। ये दोनों आपके सेम दिख रहे हैं, ये दोनों आपके सेम दिख रहे हैं, देखने में सिमिलर है, बस ये ईस्टर्न मिडोलार्क है और ये क्या है, वेस्टर्न है, और दोनों के बीच में जो है मैटिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट सॉन्ग यूज़ करते हैं टू अट्रैक्ट द मेट। ओके, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ behavioral isolation। okay, this is again next example, fourth example, courtship ritual of blue footed boobies। ये आपके जो है बेसिकली in this blue footed boobies also the courtship pattern is different। okay, now last is a mechanical isolation। mechanical isolation, the body part of species may not physically match with those of other species that could otherwise be mates or pollinator। जैसे इसमें क्या होता है, मैकेनिकल मीन्स क्या हुआ कि जो बॉडी पार्ट है स्पीसीज़ का या फिर जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो दूसरे जो मैट है या दूसरे स्पीसीज़ के जो पार्टनर हैं उनके साथ मैच नहीं करता है। ठीक है, मतलब सुटेबल नहीं होता है जो है, और ये आपके जो है एक तरह से मेन मैकेनिकल आइसोलेशन होता है उनके बीच मैटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ब्लैक शेज एंड वाइट शेज, यहाँ पे दो जो है आपके प्लांट हैं, यहाँ पे ब्लैक शेज एंड वाइट शेज ग्रो इन द सेम एरियाज बट हाइब्रिड रेयरली फॉर्म बिकॉज फ्लावर्स ऑफ 2 स्पीसीज हैव बिकम स्पेशलाइज्ड फॉर द डिस्टिंक्ट पॉलिनेटर। इन 2 प्लांट को जो है 2 डिफरेंट पॉलिनेटर चाहिए होते हैं। एक होता है ब्लैक सेज फ्लावर आर पॉलिनेटेड बाय द स्मॉल बीज, वेयर एज वाइट सेज फ्लावर पॉलिनेटेड बाय द बिग बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये लार्ज जो बी है इससे ये पॉलिनेट होता है, दूसरा क्या होता है ये आपके स्मॉल बीज के थ्रू जो है ये पॉलिनेटेड होता है। तो इसलिए ये जो डिफरेंस है ये क्या हुआ, मैकेनिकल आइसोलेशन हुआ। ठीक है, इनके बीच जो मतलब रेयर है, इनके हाइब्रिड जो है रेयर होते हैं। ओके, नाउ टूफोर्स हाइपोथेसिस, इसी मैकेनिकल आइसोलेशन से रिलेटेड जो है एक टूफोर्स हाइपोथेसिस है। टूफोर्स साइंटिस्ट की थ्योरी है, वो है जेनाइटल armatures act like a lock and key and prevent hybridization between the individuals of different species। For example, Drosophila।
जैसे दो डिफरेंट अगर स्पीसीज़ के एनिमल्स हैं, मेल और फीमेल हैं, तो उनका जो जेनेटल ऑर्गन है वही आपका जो है मैच नहीं करेगा, मतलब वही आपका जो है कंपेटेबल नहीं होगा, मतलब मिसमैच होगा और फिर मैटिंग पॉसिबल नहीं होगी। यहाँ पे मतलब उनके जो जेनेटल ऑर्गन्स हैं उसमें डिफरेंसेस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्नेल में मैकेनिकल इनकम्पैटिबिलिटी इन द स्नेल। स्नेल में जो है क्या होता है, दो डिफरेंट, अगर हम स्नेल की बात करें स्पीसीज़ की, तो उनमें जो है जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो पेनिस है या जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है, वो आपका जो है डिफरेंट स्पीसीज़ में मिसमैच होगा, मतलब वो इनकम्पैटिबल होगा और इससे क्या होगा, मैटिंग पॉसिबल नहीं होगा। ओके, नाउ मैकेनिकल इनकम्पैटिबिलिटी। This is a mechanical incompatibility occurs when the species cannot mate because their reproductive structures are incompatible, मतलब आर नॉट मैच नहीं करते और वो इनकम्पेटिबल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उनमें मैटिंग पॉसिबल नहीं है, मतलब रिप्रोडक्शन पॉसिबल, ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं होता है। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में अटेम्प्ट टू मैट बट फेल बिकॉज दे आर anatomically incompatible and transfer of sperm is not possible. Okay, in the animals with internal fertilization male and female sexual organ may not fit together. आप समझ रहे मेरी बात की, इसमें जो मैकेनिकल इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि एनिमल्स में जो है, जो जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उस मेल फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स मतलब फिट होने चाहिए मैटिंग के लिए। अगर वो जो है फिट नहीं है तो उनमें जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल स्नेल ऑफ स्पीसीज हुज सेल्स हैव लेफ्ट हैंडेड स्पाइरल्स मे बी अनेबल टू सक्सेसफुली कॉपुलेट विद स्नेल हुज सेल्स हैव राइट हैंडेड स्पायरल। मतलब अगर लेफ्ट हैंडेड अगर कोई स्पायरल सेल है, उसके साथ जो है राइट हैंडेड स्पायरल सेल वाले जो स्नेल हैं, उनके बीच मैटिंग पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ again and example, red and black sea urchin live in the same location but release their gamete at different times of the year. ये भी एक और फैक्टर है जिसमें आपका मैकेनिकल इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जांपल है। ये जो आपके रेड और ब्लैक सी अर्चिन है, ये आपके दोनों जो है सेम लोकेशन में रहते हैं, पर इनके बीच जो है मैटिंग पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जो है इनके जो गैमेट्स हैं डिफरेंट टाइम पे रिलीज़ होते हैं, तो इनके बीच जो है पॉसिबिलिटी नहीं है मैटिंग की। तो ये क्या हुआ, मैकेनिकल आइसोलेशन। ओके, इसमें आपका जो है ये जो पॉइंट है इसको आप क्रॉस कर देंगे, ये कुछ नहीं है। ओके, केवल आप इस एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे, सी अर्चिन के एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे। नाउ सेकंड आपका मेजर आइसोलेटिंग मैकेनिज्म क्या था, पोस्ट मैटिंग। अभी तक आपने पढ़ा कि मैटिंग ही पॉसिबल नहीं है, प्री मैटिंग पढ़ा, प्री मैटिंग या प्री ज़ाइगोटिक मैकेनिज्म पढ़ा। अब अगर मान लीजिए कि ये चारों जो कंडीशंस आपने पढ़ी अभी ऊपर की, इथोलॉजिकल, बिहेवियरल, इकोलॉजिकल, सीजनल, इस अगर ये कंडीशंस आपकी मान लीजिए अप्लाई नहीं हो और मैटिंग हो जाती है एनी हाउ, दो डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में मैटिंग अगर हो जाती है, तो उसके बाद अब क्या होगा, पोस्ट मैटिंग या फिर पोस्ट जाइगोटिक, मतलब जाइगोट बनने के बाद अब क्या दूसरा कौन सा आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है जो अप्लाई होगा। पोस्ट मैटिंग मीन्स क्या होता है, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म विच ऑपरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ अगर पहली कंडीशंस आपकी जो ज़ीरो हो जाती है, उसका इफेक्ट हम ज़ीरो कर दें, मान लीजिए इन केस की मैटिंग पॉसिबल हो जाती है दो डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में, तो पहला आपका क्या होगा, गैमेट की मॉर्टेलिटी हो जाएगी, मतलब गैमेट ही उसमें सर्वाइव नहीं करेगा। इन दिस मैकेनिज्म इंटर स्पेसिफिक क्रॉस डिस्ट्रॉय आइदर स्पर्म और एग। ओके, अगर मैटिंग हो भी गई एनी हाउ तो क्या होगा, इसमें जो है स्पर्म या एग क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। Sperm encounter antigenic reaction in genital tract of female will be immobilized and killed before it has a chance to reach egg. For example, insemination reaction in the Drosophila. ठीक है, insemination reaction in Drosophila.
इसके बाद नेक्स्ट दूसरा, अगर फ्यूज़न हो ही गया और जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? जाइगोट मोर्टेलिटी एंड हाइब्रिड इनविएबिलिटी। अगर एग फर्टिलाइज हो गया बाय द स्पर्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और तब क्या होगा? द एग इज फर्टिलाइज बट जाइगोट आइदर डज नॉट डेवलप आर डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म विथ रिड्यूस वीबिलिटी। वीबिलिटी मैंने आपको बताया मीन्स अनहेल्दी, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं आपका एक तरह से वीबिलिटी का मतलब होता है, इनविबिलिटी का मतलब होता है नॉट एबल टू सर्वाइव, मतलब वो सर्वाइव करने के लिए एबल नहीं होंगे। अगर वीबिलिटी रिड्यूस हुई मतलब वो अनहेल्दी होंगे, वो आगे सर्वाइव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जाइगोट या तो जो डेवलप नहीं करेगा, जाइगोट डाई हो जाएगा, या फिर अगर वो डेवलप करता है तो जो हाइब्रिड होगा वो क्या होगा? इनविएबल होगा, मतलब वो सर्वाइव नहीं करेगा आगे। इसमें आप देखिए एक एग्जांपल देखिए, हाइब्रिड इनविएबिलिटी का एग्जांपल है, if the sheep and goat mate then hybrid zygote die before the birth। अगर शिप और गोट के बीच मैटिंग कराते हैं तो जो हाइब्रिड होता है जाइगोट वो जो है बर्थ के पहले ही डाई कर जाता है। द क्रिएशन ऑफ एन अनसक्सेसफुल हाइब्रिड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पोस्ट जाइगोटिक बैरियर। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है आपका? हाइब्रिड स्टेरिलिटी। और अगर मान लीजिए हाइब्रिड जो है आपका नॉर्मल रहा, मान लीजिए वो डाई नहीं किया, नॉर्मल रहा, तो क्या होगा? वो स्टेराइल हो जाएगा। तब क्या होगा? वो पहले तो वो डेवलप नहीं करेगा, और डेवलप हो गया अगर हाइब्रिड डाई नहीं किया, मान लीजिए डेवलप कर गया, तो वो फर्टाइल नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? स्टेराइल होगा। हाइब्रिड हैज़ नॉर्मल वेबिलिटी बट इज स्टेराइल। फॉर एग्जाम्पल आपका म्यूल एग्जाम्पल है ना, हाइब्रिड स्टेरिलिटी इज कॉमन इफ टू पेरेंट स्पीसीज हैव डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर म्यूल के केस में देखिए, जिसको बोलते हैं ना खच्चर, ये देखिए आपका यहाँ पे ये फीमेल हॉर्स है, ये मेल डोंकी है। इनके जो हाइब्रिड होंगे क्या बोलेंगे? इनको म्यूल बोलते हैं। म्यूल, म्यूल जानते हैं ना, खच्चर, जो मेनली जो है लोडिंग का काम करते हैं। तो फीमेल हॉर्स में आपका क्रोमोसोम में क्या होता है? 64 होते हैं, और मेल डोंकी में क्या होते हैं? 62 होते हैं। तो जब क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन यहाँ पे नहीं हुआ, कितना हो गया यहाँ पे? 63। तो 64 और 62 क्या हो गया? ये आपका प्रॉपर इक्वली सेग्रीगेट नहीं हुआ क्रोमोसोम जो नंबर है, तो इससे क्या होगा? म्यूल डेवलप हुई है, जिसको बोलते हैं ना खच्चर। ना वो प्योरली डोंकी हैं, ना वो हॉर्स ही हैं प्योरली। तो स्टेराइल, तो क्या होंगे? म्यूल क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं, बिकॉज सिनेप्सिस एंड सेग्रीगेशन कैन नॉट अकर प्रॉपरली। ओके, यहाँ पे देखिए सेम ये चीज़ है, हाइब्रिड स्टेरिलिटी, वो एग्जाम्पल बता रहे हैं ऊपर। ये यहाँ पे मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स के बीच तो म्यूल डेवलप होता है, और ये क्या होगा? हेल्दी तो होगा, लेकिन क्या होगा? ये स्टेराइल होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नाउ द लास्ट इज हाइब्रिड ब्रेकडाउन। ओके, इवन दो विएबल एंड फर्टाइल हाइब्रिड, अगर मान लीजिए आपका जो है जो हाइब्रिड है वो फर्टाइल हो गया, मतलब विएबल हो गया, ठीक है, हेल्दी हो गया, बिटवीन द टू स्पीसीज आर ऑब्टेन सम बैरियर्स स्टिल एग्जिट्स इफ हाइब्रिड ऑफ सेकेंड जनरेशन आर फ्रॉम बैक क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड टू पेरेंटल स्पीसीज आर इनविएबल। मतलब समझ में आ रहा है आपको ये, कि अगर मान लीजिए हाइब्रिड भी आपका अवेलेबल हो गया और स्टेराइल मतलब फर्टाइल हो गया, अभी तो म्यूल था मतलब वो था स्टेराइल था, पर मान लीजिए कि वो हाइब्रिड डेवलप कर गया और वो विएबल भी हो गया है, मतलब हेल्दी भी हो गया और फर्टाइल भी हो गया, तो जो उसकी सेकेंड जनरेशन है वो आपकी जो है क्या होगी? फर्टाइल नहीं होगी। ठीक है, मतलब हर स्टेप पे बैरियर है। ओके, इसमें एग्जांपल देखिए, ड्रोसोफिला जो है, इसमें ड्रोसोफिला के दो एग्जांपल हैं आपके। ड्रोसोफिला का एग्जांपल है, दो स्पीसीज़ के बीच में मैटिंग कराते हैं, ड्रोसोफिला स्यूडोस्क्यूरा एंड ड्रोसोफिला परसिमिलिस। यहाँ पे देखिए ये ड्रोसोफिला के दो स्पीसीज़ दिख रहे हैं आपको। ये पहला आपका है ड्रोसोफिला स्यूडोस्क्यूरा एंड दूसरा क्या है? ड्रोसोफिला परसिमिलिस। इन दो स्पीसीज की मैटिंग कराते हैं तो F1 जनरेशन में फर्टाइल फीमेल प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और ये स्टेराइल मेल प्रोड्यूस होते हैं। देखिए यहाँ पे अब फर्टाइल फीमेल को पेरेंट्स के साथ अगर हम जो है क्रॉस कराते हैं तो क्या मिलता है? हाइब्रिड वीकर देन द पेरेंट एंड F1 हाइब्रिड। तो अब सेकंड F2 जनरेशन में क्या होता है? मैंने आपको बताया कि अगर F1 जनरेशन में सब कुछ ठीक भी रहता है तो भी F2 जनरेशन में क्या होता है? जो हाइब्रिड है क्या होगा? वो वीक होगा, यानी अनहेल्दी होगा। ठीक है, ये चीज़।
तो यहाँ पे हर स्टेप पे मतलब बैरियर्स हैं। इसके बाद अब जो है एक तरह से आपने जो ये पढ़ा आइसोलेटिंग मैग्नेज़्म, उसमें क्या आपने देखा कि आइसोलेटिंग मैग्नेज़्म में आपका जो है एक तो पहले दो डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में मैटिंग पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उनका बिहेवियर डिफरेंट है या फिर उनका जो कोर्टशिप पैटर्न है वो डिफरेंट है। डिफरेंट सीज़न रिस्पॉन्सिबल है, किसी का जो ब्रीडिंग सीज़न आपका समर है, किसी का विंटर है, ठीक है, किसी का रेनी सीज़न है। तो ये सब बैरियर्स हैं। या फिर किसी का जो जेनिटल ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो मैच नहीं कर रहा है। और जो है किसी में आपके जो है बैरियर्स हैं। तो ये जो सारे हैं ये आपके मैटिंग को पॉसिबल नहीं होने देते हैं। इन केस अगर जो है हाउएवर मैटिंग पॉसिबल हो भी जाती है तो फिर उसके बाद का जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल नहीं होता। या तो गैमेट ही आपका सर्वाइव नहीं करेगा, दूसरा अगर गैमेट आपका फर्टिलाइजेशन हो भी गया, गैमेट का फ्यूज़न हो भी गया, तो जाइगोट आपका डाई कर जाएगा। और जाइगोट अगर डेवलप कर गया तो जो हाइब्रिड है वो क्या होगा, इनविएबल होगा, ठीक है। दैट मीन्स हाइब्रिड इज़ नॉट एबल टू सर्वाइव नहीं करेगा। और अगर वो सर्वाइव कर भी गया और जो है तो वो स्टेराइल होगा। और अगर स्टेराइल की जगह वो फर्टाइल भी हो गया, डेवलप भी कर गया और वो अच्छे से हेल्दी हुआ और फर्टाइल भी हुआ, तो जो F2 जनरेशन है वो आपकी जो है वो आपकी F2 जनरेशन आगे कंटिन्यू नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे आइसोलेटिंग मैकेनिज्म ऑलवेज हैव अ पार्शली जेनेटिक बेसिस, ठीक है। फॉर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स इट इज़ स्टिल नॉट नोन विच पर्टिकुलर मैकेनिज्म प्रिवेंट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज फ्रॉम इंटरब्रीडिंग। हमने ये पढ़ा अभी। एंड कोएक्शन क्या है, इफ़ वन आइसोलेटिंग मैकेनिज्म फेज एंदर मस्ट ओवरकम। अभी आपने देखा कि अगर एक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म फेल हो रहा है तो दूसरा तुरंत जो है क्या हो रहा है, वो आपका आ जा रहा है। कि अगर मैटिंग हो गई, पहले मैटिंग नहीं हो पाएगी, और मैटिंग अगर पॉसिबल हो भी गई एनी हाउ, तो गैमेट ही आपका जो है सर्वाइव नहीं करेगा, गैमेट डाई कर जाएगा। और गैमेट डेवलप कर गया तो जाइगोट नहीं डेवलप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो अगर एक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म अगर फेल हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, एंदर मस्ट ओवरकम। ये क्या है, ये आपका समराइज फॉर्म है पूरा जो आपने पढ़ा अभी तक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का जो मैकेनिज्म है। इसमें देखिए आपका इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़ है, ये डिफरेंट स्पीसीज़ है, सेम नहीं, सेम है तो सब कुछ मैच करेगा। जो डिफरेंट स्पीसीज़ है उनके बीच इतने बैरियर्स हैं। अब इसमें पहला आपका प्री जाइगोटिक बैरियर्स। प्री जाइगोटिक मीन्स आपका जो है बिफोर द मैटिंग। इसमें आपका हैबिटेट आइसोलेशन जो पढ़ा आपने, बिहेवियरल आइसोलेशन, टेम्पोरल आइसोलेशन। अगर ये सब मान लीजिए इसको इग्नोर भी कर दें, मैटिंग हो गई इसके बाद भी, तो क्या होगा आपका जो है मैकेनिकल आइसोलेशन, मतलब जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल नहीं होंगे कि वो फर्टिलाइज हो सके स्पर्म का ओवा से। और दूसरा गैमेटिक आइसोलेशन, जो गैमेट हैं वो आपके डिफरेंट टाइम में रिलीज होते हैं, ये सब आपके होंगे। और अगर ये दोनों कंडीशंस भी पॉसिबल हो गई, इग्नोर हो गई, तो फर्टिलाइजेशन अगर हो भी गया तो क्या हो गया, फिर पोस्ट जाइगोटिक बैरियर्स भी आ जाएंगे बीच में। पोस्ट जाइगोटिक बैरियर्स में क्या होगा, रिड्यूस हाइब्रिड विएबिलिटी, ठीक है, रिड्यूस हाइब्रिड फर्टिलिटी, मतलब स्टेराइल होगा। एंड लास्ट में अगर जो है फर्टाइल हो भी गया हाइब्रिड, तो उसकी जो सेकंड जनरेशन है वो क्या होगी, वो फर्टाइल नहीं होगी, वो स्टेराइल होगी, मतलब वो आगे जनरेशन कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो दीज आर द विएबल एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ओके, तो ये आपका हो गया जो है पूरा समराइज फॉर्म है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का। तो ये पूरा मैकेनिज्म आपका हो गया क्लियर। ओके, तो मेनली आपका जो ये टॉपिक है यूनिट 4 का रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये सारे एग्जाम्पल्स थे, इसको आप सबको मेंशन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपका। और इसमें जो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में अब आपको क्लियर हो गया ये बात कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब जो डिफरेंट स्पीसीज़ है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हैं, क्योंकि मतलब उनमें रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, मैटिंग पॉसिबल नहीं है। ओके, मैटिंग क्या हो रही है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, या इसे हम बोल सकते हैं ओनली आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसी यूनिट के ही दो टॉपिक हैं, फाइलोजेनेटिक एंड बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, इसको पढ़ेंगे। और दूसरा क्या है, टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक और पैरापैट्रिक, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।